तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम योजना की थर्ड क्लास को कवर करेंगे। इससे पहले योजना की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने 3-3 योजनाओं को कवर किया था। और आज हम फिर से 2 से 3 योजनाओं को कवर करेंगे। और ये जितनी भी योजनाएं यहाँ पे कवर करवाई जा रही हैं, ये सारी योजनाएं वीपीओ एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनसे एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आज तो हम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कवर करेंगे, तो इससे 100% श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की कल और आज की योजनाएं मिलाकर लगभग सारी योजनाएं कवर हो गई हैं, जो अभी भी जारी हैं किसी ना किसी रूप में, और जिनका महत्व आज भी बहुत है। और आने वाले दिनों में हम सभी मंत्रालयों की इसी तरह मंत्रालय वाइज योजनाएं कवर करेंगे। और जिनको 10 योजनाएं पर डे कवर करनी है मंत्रालय वाइज, वो हमारे वीपीओ के योजना ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जो टेलीग्राम पर चलता है, जहां पर आपको 10 योजनाओं का कंटेंट दिया जाता है, अपडेटेड कंटेंट। और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको उसके अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ उस 10 योजनाओं पर डेली शाम को क्विज होती है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि हम कौन कौन सी योजनाओं को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एनएसएपी भी इसको कहते हैं। एनएसएपी ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी योजना है, पर इसका महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है और आज भी ये जारी है। 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत हुई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था इसका, कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाए, किसी भी फॉर्म में उनको सोशल सिक्योरिटी दे दी जाए। अब यदि बात करें तो इसकी घटक योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ घटक योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं, पर इन घटक योजनाओं को हम आने वाले 1-2 दिन में सारी योजनाओं को डिटेल से कवर करेंगे जो एनएसएपी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एनएसएपी के अंतर्गत 5 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजनाएं एनएसएपी के अंतर्गत आती हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इनके थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 पॉइंट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बात करें तो 60 से 79 वर्ष के बीपीएल व्यक्तियों को 200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। और 80 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं, उनको 500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। वहीं बात करेंगे अब हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संबंध में, तो 40 से 79 वर्ष की बीपीएल विधवाओं को यह पेंशन दी जाती है और 300 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपए प्रति माह की पेंशन इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है। आगे हम बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, जिसे आईजीएन डीपीएस कहते हैं, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्तियों को 300 रुपए प्रति माह की पेंशन इसके अंतर्गत दी जाती है। और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 500 रुपए प्रति माह इस योजना के अंतर्गत भी प्रोवाइड कराया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की बात करें तो इसमें यदि मुख्य कमाऊ सदस्य जो 18 से 14 वर्ष का 64 वर्ष का होना चाहिए, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। पहले ये राशि 10,000 रुपए थी, लेकिन हाल में इसको बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया है, यदि कोई मुख्य कमाऊ सदस्य चला गया है आपका। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना के बारे में बात करें तो ये आईजीएनओ एपीएस के पात्र लेकिन पेंशन से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि उनको प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न, चावल हो गया, अनाज हो गया, चीनी हो गया, ऐसा 10 किलोग्राम इनको मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों की क्या भागीदारी रहती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी ये है कि केंद्र सरकार जो पेंशन देती है, उसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी
उसी समान या उससे अधिक राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत किसी महिला को 300 रुपए मिलता है, तो राज्य सरकारों को भी 300 रुपए प्लस करके इसमें देना पड़ेगा। इससे अधिक दे सकते हैं, पर समान राशि जरूरी है कि आप समान राशि का सहयोग प्रदान करें। इससे आप ज्यादा दे सकते हैं, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि कहने का मतलब है केंद्र सरकार जो पेंशन राशि देती है उसी के समान ही राज्य सरकारों को भी राशि प्रदान करनी पड़ती है। 2024-25 में एनएसएपी के तहत कुल 2.97 करोड़ लाभार्थी थे। अब समझ सकते हैं आप इसी से कि कितनी बड़ी योजना है, जिसमें 2024-25 में 3 करोड़ लाभार्थी थे। और एनएसएपी के लिए वर्ष 2025-26 की बात करें तो 9,652 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को दिया जाता है, जिनका वास्तव में समाज में कोई इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पर इसको 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। एनएसएपी जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनएसएपी भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि के बराबर या उससे अधिक अतिरिक्त राशि अपने बजट से प्रदान करें। तो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं एनएसएपी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे दूसरी योजना जो आज की है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, 16 सितंबर 2015 से इसको मंजूरी प्रदान की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, और शुरुआत इसकी 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरभाट से लॉन्च किया गया था। कुरभाट गांव से लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, मंत्रालय इसका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। मिशन का उद्देश्य देखें तो स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सुव्यवस्थित रू अर्बन क्लस्टर्स का निर्माण करना। अभी रू अर्बन क्लस्टर्स क्या होता है, तो इसको भी यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है कि रू अर्बन क्लस्टर्स क्या है। ठीक है, भौगोलिक रूप से सटे हुए गांवों का एक समूह, यानी कि 4-5 गांव आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, इनकी सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। जैसे इनको मिलाकर, ठीक है, इनको मिलाकर जब जनसंख्या कितनी हो जाती है, 25,000 से 50,000 हो जाती है, तो उसको एक क्लस्टर मान लिया जाता है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करेगा तो वहां पर 5,000 से 15,000 तक की जनसंख्या के गांवों को आपस में मिलाकर क्लस्टर बना दिया। जैसे 4-5 गांव मिला लिए ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में, और इनकी जनसंख्या जब 5,000 से 15,000 के बीच में हो जाती है तो उसका एक क्लस्टर बना दिया जाता है। और इस क्लस्टर का फिर एक साथ डेवलपमेंट किया जाता है, पूरे को एक यूनिट मान के डेवलपमेंट किया जाता है इन सारे गांवों का। ठीक है, यूनिट एक मानेंगे और फिर डेवलपमेंट करेंगे। आगे देखें तो हम मिशन के तहत 14 प्रमुख घटकों की सिफारिश की गई है, जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां, शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्वच्छता, पाइप जल आपूर्ति और भी कई सारे इसमें घटक हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन लिखे हुए हैं कि कृषि प्रसंस्करण का काम भी इसके अंतर्गत किया जाएगा, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भी काम किया जाएगा, स्वास्थ्य इकाइयां बनाई जाएंगी। लेकिन ये सारे काम किए जाएंगे क्लस्टर बना के, हर गांव में अलग से काम नहीं किया जाएगा। 4-5 गांव इकट्ठे किए जाएंगे, क्लस्टर बना दिया, उन क्लस्टरों के लिए एक चीज डेवलप कर दी। जैसे कि वहां पर मोबाइल स्वास्थ्य इकाई बनानी है तो उन 4-5 गांव के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य इकाई बना देंगे। पाइप जल की आपूर्ति करनी तो एक क्लस्टर मान के सारे 5 गांवों को कवर कर दिया जाएगा। राज्य सरकारें उन उप जिलों की पहचान करती हैं जिनमें विकास की उच्च संभावनाएं हैं। तो अब यहाँ पर इसको याद रखना है कि उप जिलों की पहचान क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि रूअर्बन मिशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन है उसके अंतर्गत उप जिलों की पहचान कौन करेगा, तो राज्य सरकारें करेंगी। और उन उप जिलों की पहचान की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा जहां विकास की उच्च संभावनाएं होती हैं। और फिर इन उप जिलों के भीतर भौगोलिक रूप से सटे हुए गांवों के क्लस्टरों का चयन करती हैं राज्य सरकारें। आगे हम बात करें तो मिशन के तहत राज्य सरकारें विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और राज्य योजनाओं के संसाधनों का अभिसरण करती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा
क्रिटिकल गैप ऑफ फंडिंग प्रदान की जाती है, जो कुल पूंजी लागत का 30% या 30 करोड़ जो भी कम हो तक सीमित होती है। ये क्रिटिकल गैप फंडिंग किसको प्रदान की जाती है? राज्यों को। ठीक है, जो कुल पूंजी लागत का कितना प्रतिशत हो सकता है? 30% तक हो सकता है। हालांकि देखो ये क्या है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें क्या करेगी सरकार, जो केंद्र सरकार है वो फंड दे देगी कि भैया इस क्लस्टर में आपको एक मोबाइल यूनिट बनानी है, एक मोबाइल यूनिट बनानी है। इसमें हमने आपको मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दे दिया। अब यहाँ पे काम हुआ और यहाँ पर 150 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तो ये 50 करोड़ रुपए कौन देगा? तो यहाँ पर क्रिटिकल गैप फंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कुल पूंजी लागत का 30% या 30 करोड़ जो भी होगा वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, मिशन के तहत 300 रूअर्बन क्लस्टर के विकास का लक्ष्य रखा गया है, यानी 300 रूअर्बन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे पूरी मिशन के अंतर्गत, और कुल स्वीकृत निवेश इसके अंतर्गत 27,716.19 करोड़ रुपए है, जिसमें सीजीएफ और अभिसरण निधि शामिल है। आगे देखें तो मिशन के तहत अब तक कुल 75,999 प्रस्तावित कार्यों में से 39,554 कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी पर कार्य चल रहा है, यानी कि 76,000 के आसपास पूरे कार्य प्रस्तावित किए गए थे इस मिशन के अंतर्गत, और लगभग 40,000, 39,500 मान लें, 39,500 कार्य ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। मिजोरम के आइजोल जिले का एबॉक क्लस्टर, ये याद रखना, एबॉक क्लस्टर SPMRM के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इसका बजट रखा गया था 820.66 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दो योजनाएं हुई हैं आज, और हम तीसरी भी करवा देते हैं, बालिका समृद्धि योजना भी देख लेते हैं। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत है जो 2 अक्टूबर 1997 को हुई थी। हालांकि इस योजना को अब बदल के दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया, वो आपको आगे पता चल जाएगा। मंत्रालय इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, क्योंकि आज हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की भी शुरुआत कर दी है, और कल और परसों हो सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ही योजनाओं की बात की जाए। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी वो ऑलमोस्ट कल और आज में कवर हो चुकी हैं। उद्देश्य क्या है इसका? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना। 2 अक्टूबर 1997 को इसकी शुरुआत हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे इसके? गरीबी रेखा से नीचे BPL जो लोग होते हैं, जीवन यापन करने वाले परिवारों की नवजात बालिकाओं के लिए योजना थी। इसमें शैक्षिक प्रोत्साहन दिया जाता था। प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को कुछ वित्तीय सहायता दी जाती थी, जो कक्षा 1 से 10 तक बढ़ती जाती थी धीरे धीरे। जन्म के समय लाभ दिया जाता था, इसमें बालिका के जन्म पर परिवार को 500 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती थी, और प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती थी। अब इधर से आपको कुछ संकेत मिल रहे होंगे कि अब कौन सी योजना इसका परिवर्तित रूप होगी। आगे देखेंगे, योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किया जाता था, और योजना को बाद में बंद कर दिया गया। इसे सुकन्या समृद्धि योजना जैसी नई पहलों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो हम ये योजना आगे कवर करेंगे कल या परसों में। तो सुकन्या समृद्धि योजना थी जिसने इसको परिवर्तित रूप दिया था। ये थी बालिका समृद्धि योजना की बात, और आज हमने 3 योजनाएं कवर की हैं। बाकी करवाई तो योजनाएं बहुत सारी, यहाँ पर ग्रुप में रोज 10 योजनाओं का टारगेट रखा जाता है कि 10 योजनाएं हम कवर करवाएंगे, और यूट्यूब पर हम 2 से 3 योजनाओं को कवर करेंगे। बाकी आपको क्लास अगर अच्छी लगा करे तो यार लाइक कर दिया करो, कम से कम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अच्छा कंटेंट लगता है आपको तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, अन्यथा कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। और जिसको ग्रुप में शामिल होना है तो उसके लिए भी कुछ जानकारियां हैं कि भाई ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फी पे करनी है और स्क्रीनशॉट भेज देना है हमारे व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अगर बात करें तो इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, तो इसमें आपको देखिए 10 योजना का कंटेंट हम डेली डालते हैं, मंत्रालय वाइज योजना कवर होती है, अपडेटेड कंटेंट दिया जाता है, सारा रिसर्च किया हुआ कंटेंट देते हैं, और डेली 35 से 40 क्वेश्चन की क्विज भी करवाते हैं सेम टॉपिक पर ही। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर आपको डेली डिस्कशन योजना का एक डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट किया गया है,
और इस डिस्कशन ग्रुप में सिर्फ टॉपर्स को शामिल किया जाता है, जो रोज क्विज को टॉप करते हैं और उधर से 2 बच्चे लिए जाते हैं। इनको डिस्कशन योजना ग्रुप में शामिल किया जाता है और यहाँ पर मैं पर्सनली इन बच्चों से बात करूंगा, 30 मिनट तक अपना समय दूंगा। यहाँ पर बच्चों के बीच में योजनाओं के लिए कंपटीशन का माहौल बनाएंगे, वाद संवाद करेंगे इनके साथ। आगे बात करें, फी अभी 349 रुपये है। स्कैन करके आप इस QR कोड को पे कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर इंटीमेट कर सकते हैं इसके लिए। अब हम अपने प्रीवियस डे में जो हमने योजनाएं कवर की थी उनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हुए थे, और आप लोगों को भी उससे अंदाजा लग जाएगा कि हमें योजनाओं को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से फैक्ट याद में रखने हैं, किन फैक्ट्स को हमें रिवीजन करते रहना है। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना था। ठीक है, इस योजना की शुरुआत सितंबर 2011 में की गई थी। इसका पहला बैच वर्ष 2012 में नियुक्त किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पिछड़े जिलों में जिला प्रशासन की सहायता करना था। यह एक फेलोशिप योजना थी जिसके लिए 35 से 40 वर्ष के युवा उम्मीदवार पात्र थे, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। तो ये बताना था प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना के संबंध में कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था कि यह एक फेलोशिप योजना थी जिसके लिए 35 से 40 वर्ष के युवा उम्मीदवार पात्र नहीं थे। इसकी उम्र कम थी, जो एक्चुअल उम्र थी वो कंटेंट में दी हुई थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन था DDU GKY से संबंधित, ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित, और इसके संबंध में भी आपको कौन कौन सी कथन गलत हैं ये बताना था। 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, जैसे इस योजना के तहत केवल 25 से 30 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था इस योजना के द्वारा उम्मीदवारों का पूर्ण सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट था इस योजना के अंतर्गत आवंटित धन का 50% अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से 1 और 3 स्टेटमेंट गलत था, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, यहाँ पर युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की उम्र गलत दे रखी थी। यहाँ पर 50% धन का उपयोग SC ST समुदायों के लिए किया जाता है, ना कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 12 नवंबर 2022 या 11 नवंबर या 15 नवंबर 2023। तो यहाँ पर ये राइट आंसर था, 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित था। इसमें फंडिंग पैटर्न पूछा हुआ था केंद्र और राज्य के बीच में। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से ही फैक्ट्स कवर करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर का पोर्शन है तो थोड़ा सा डीप भी जाएगा, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके फैक्ट से बनाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर योजना बैच जिनको शामिल होना है योजना बैच में वो भी शामिल हो सकते हैं। आपको सिंपली फी पे करनी है और व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट डालना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।